Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 7 of your political part, that is understanding marginalization. कि बच्चों आज हम आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है मार्जिनलाइजेशन। हम इसके बारे में मार्जिनलाइजेशन के बारे में समझेंगे। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है प्रभावहीनता, यानी कि प्रभावहीन करना या सीमित कर देना, अपनी सीमाओं में बांध देना। सबसे पहले आप इस न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है इसको रीड करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि आगे दिए हुए हैं। ओके, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया 15 September 2006, व्हेन मान भाई अ दलित डाइड, हिज फैमिली हैड टू कॉल इन द पुलिस सो दैट दे कुड परफॉर्म हिज लास्ट राइट्स एट द पंचायत रन क्रिमिटोरियम। कि जब मान भाई जो कि एक दलित थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उनके फैमिली को पुलिस को बुलाना पड़ा, क्योंकि कि जो उनकी जो पंचायत का जो शमशान था वहाँ पर उनको उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। हैड इट नॉट बीन फॉर द पुलिस, द पंचायत मेंबर्स मोस्टली फ्रॉम द हायर कास्ट would not have allowed the cremation. This was the first cremation of a Dalit on the पंचायत cremation ground in 2 years. कि पुलिस ही नहीं, जो पंचायत के जो मेंबर्स थे, क्योंकि वो ज़्यादातर जो थे वो उच्च जाति वाले थे, तो वो वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया नहीं करने देना चाहते थे। और पिछले 2 सालों में पंचायत का जो ये शमशान घाट था, यहाँ पर पहले किसी दलित का क्रिमिनेशन हुआ था। It was also an act of defense against suppression by the social elite, who have even put up a notice outside the crematorium asking lower caste members to cremate their dead elsewhere. कि ये ऐसे जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके अगेंस्ट डिफेंस था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, शमशान के बाहर एक नोटिस चिपका दिया था कि जो लो कास्ट के जो लोग होंगे वो अपने परिजनों की अंतिम क्रिया वहाँ पर नहीं करके किसी और जगह करेंगे। We would have cremated our grandfather in the westland outside the village, but it was under 5 feet of water because of a heavy rain, says मान भाई's grandson प्रकाश। कि हम हमारा जो ग्रैंडफादर हैं उनकी अंतिम क्रिया हम वेस्ट गांव के बाहर जो बेकार पड़ी ज़मीन है वहाँ करते, लेकिन वो जो जगह है वो लगभग पानी से 5 फीट नीचे है, क्योंकि बहुत भारी बारिश हुई थी। मान भाई के पोते प्रकाश ने कहा, We had no other place to perform the last rite and requested the सरपंच to open the gate for us, but he refused, forcing us to call the police. कि हमारे पास अंतिम क्रिया करने के लिए और कोई जगह नहीं थी, तो हमने सरपंच से रिक्वेस्ट करी तो उसने गेट खोलने से मना कर दिया और हमको पुलिस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मान भाई had died at 7 PM, but his body was cremated only at 2 PM the next day. Interestingly, the crematorium was used by all communities till restrictions were imposed in 2004. मान भाई की मृत्यु शाम को 7:30 बजे हुई थी, लेकिन उनकी जो बॉडी के जो अंतिम क्रिया थी वो अगले दिन उस दिन में 2 बजे हो पाई, क्योंकि ये जो क्रिमेटोरियम था ये सभी कम्युनिटीज़ के लिए था और ये जो रेस्ट्रिक्शंस जो थे, रोक जो थी वो हटा दी गई थी 2004 में। A non-government organization NGO Navsarjan has taken up the cause of the Dalits and asked the collector and local police to intervene. We will ensure that the crematorium is open to all communities, says अशोक राठौड़ ऑफ नवसर्जन ट्रस्ट। कि एक एनजीओ था नवसर्जन, तो उसने ये चीज़ें उठाई और कलेक्टर से पूछा कि, और लोकल पुलिस से भी उन्होंने इंटरवेन किया कि हमने ये तो इंश्योर है, हमारे लिए ये तो इंश्योरिटी हो गई है कि क्रिमेटोरियम जो है वो सारी कम्युनिटीज़ के लिए है। तो ये अशोक राठौड़ जो नवसर्जन ट्रस्ट के थे उन्होंने कहा, बट द एक्टिविस्ट फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द पंचायत। लेकिन जब एक्टिविस्ट होते हैं, जब जैसे कुछ करना होता है तो पंचायत से उनको मनाही हो जाती है। द क्रिमेटोरियम इज स्टिल लॉक, क्रिमेटोरियम आज भी लॉक ही है। ऑल्दो द नोटिस हैज़ बीन स्मर्ज्ड विद पेंट, और जो नोटिस है वो पेंट से चिपकाया हुआ है। वन कैन स्टिल रीड पार्ट्स ऑफ इट, कोई भी इसको रीड कर सकता है। मेंबर ऑफ लोअर कास्ट लाइक हरिजन, रोहित, वंकार, वागरी, तड़पाड़ा, रवल, बेजनिया कि जो लोअर कास्ट के जैसे हरिजन वगैरह और जो बेजनिया इस टाइप के जो लोग हैं, 7 and चमार शुड टेक देयर डेड टू अदर लोकेशन। इससे उन्होंने कहा था कि इससे नीची जाति के लोग हैं उनको उनकी जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें उनका अंतिम क्रिया दूसरी जगह पर करनी पड़ती है। द सरपंच सेज वी नो द रूल्स दैट दीज कम्युनिटीज आर ट्राइंग टू टीच अस।
कि सरपंच कहता है कि हमको रूल्स पता है और ये जो समुदाय है वो हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देयर होम्स आर एनक्रोचमेंट्स ऑन पंचायत लैंड, वी विल फॉलो द रूल बुक हियर एज विल। उनके जो घर हैं वो पंचायत की जो ज़मीन है उस पर बने हुए और हम रूल को फॉलो करते हैं। अनदर पंचायत मेंबर एड्स, दूसरा एक पंचायत का मेंबर कहता है, वी प्रोवाइड देम मटेरियल फॉर लास्ट राइट वर्थ ₹2000 फ्री ऑफ कॉस्ट विच द पंचायत विल नाउ रिकन्सिडर, कि हम उनको 2000 रुपये अंतिम क्रियाओं के लिए देते हैं और बिल्कुल उनकी जो लास्ट राइट जो होती है वो बिल्कुल मुफ्त हो जाती है इससे और उन्हें पैसा पंचायत से मिलता है। When मान भाई डाइड वाई वॉज द पुलिस कॉल्ड, अच्छा जब मान भाई की मृत्यु हुई तो पुलिस को क्यों बुलाया गया, क्योंकि उनका जो लास्ट राइट थी वो पंचायत की जो कम्युनिटेरियम था उसमें करने से मना कर दिया गया था। वेयर डू दलित नॉर्मली क्रिमेट देयर डेड बॉडीज, नॉर्मली कहाँ करते थे वो, आउटसाइड द विलेज। वाई वर दे नॉट एबल टू डू सो इन मान भाई केस, और मान भाई के केस में ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि मान भाई के जो फैमिली वाले थे उन्होंने क्या किया था, पुलिस को बुला लिया था। वॉट इज़ नर्व सर्जन हु इज़ अपोजिंग इट, नव सर्जन कौन था, क्या है नव सर्जन, एक एनजीओ है और उसमें कौन अपोज कर रहा था, अशोक राठौड़ नाम का था। हाउ डज द पंचायत इंटेंड टू गेट इवन विद द दलित, पंचायत इंटेंड टू गेट क्या करती है उस दलित के साथ में, वो क्या करती है, रूल को फॉलो करती है और उनके जो घर हैं वो भी पंचायत ज़मीन पर बने हुए हैं और वो उन्हें लास्ट राइट के लिए 2000 रुपीज़ देती है। व्हाट आर योर रिएक्शन टू दिस न्यूज़ स्टोरी, आपकी क्या रिएक्शन होनी चाहिए इसके बारे में कि जो दलित है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और उनके साथ इक्वलिटी का व्यवहार करना चाहिए। The account you just read is a story about free independent India and the year is 2006 and it took place in the state where Mahatma Gandhi was born. ये जो चीज़ आपने पढ़ी है ये स्टोरी, ये एक स्वतंत्र और फ्री जो इंडिया है उसकी है और ये 2006 की है, जो ये उस स्टेट की है जहाँ पर महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे। More than 70 years have passed since India gained freedom. अब इंडिया को स्वतंत्रता मिले हुए 70 सालों से ज़्यादा टाइम हो गया है। द स्टोरी ब्रिंग्स टू लाइट अ फेस्टिंग प्रॉब्लम दैट स्टिल एल्स आर अ कंट्री, द इश्यू ऑफ सोशल जस्टिस फॉर द मार्जिनलाइज्ड, कि जो पुअर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है लोग हैं, जो प्रभावहीन लोग हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय का ये जस्टिस आज भी समस्या बनकर उभर रहा है। अब देखते हैं मार्जिनलाइजेशन क्या होता है और इसका मतलब क्या है। द वर्ड मार्जिन मीन्स एज, एज यानी कि मार्जिन का मतलब होता है किनारा, एंड मार्जिनलाइजेशन मीन्स फोर्सिंग ड्राइविंग पीपल टू लिव और लिविंग ऑन द फ्रिंज ऑफ सोसाइटी। और मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है कि लोगों को ऐसी समाज के दायरे से बाहर रहने को कहा जाए। इफ़ यू विजिट एन इंटीरियर विलेज इन हिंटरलैंड ऑफ इंडिया, अगर आप हिंटरलैंड यानी कि आंतरिक, अगर आप भारत के आंतरिक जो गांव हैं उनके भागों में जाएंगे, आंतरिक गाँवों में जाएंगे, यू वुड मोर ऑफन फाइंड अ स्मॉल हेमलेट ऑन द आउटर एज ऑफ द विलेज, हेमलेट यानी कि समूह, where the poorest of the poor people are compelled to live outside the main settlement as outcasts or downtrodden, कि आप देखोगे कि जो गरीब से गरीब लोग होंगे, एक समूह आपको गांव के बाहर दिख जाएगा, बाहर रहता हुआ एक छोटा सा, कि जिनमें ज़्यादातर लोग जो होंगे वो गरीब से गरीब रह रहे होंगे और वो उनको आउटकास्ट बोलेंगे यानी निचली जाति की, और ऐसे लोग उनमें होंगे। एट सम प्लेसेस दीज पीपल आर फोर्स्ड टू हैव सेपरेट प्लेस ऑफ वर्शिप, सेपरेट सोर्स ऑफ वाटर एंड आर शन्ड बाय मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और कुछ जगहों पर इन लोगों को कहा जाता है कि आप अपने अलग जगह पे पूजा करो, आप अपने वाटर आपके लिए अलग रखें, और जो मेन सोसाइटी से बिल्कुल उनको अलग थलग कर दिया जाता है। दे आर ऑफन इल ट्रीटेड, उनके साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार होता है। बीटन अप, उनको मारा जाता है। एंड एक्सप्लॉइटेड इन एवरी वे, और हर तरीके से उनका शोषण, एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है शोषण किया जाता है, बाय द अपर कास्ट, ऊंची जाति के लोगों द्वारा, रिच अमीर लोगों के द्वारा, एंड द पावरफुल फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर, और जो ताकतवर होते हैं उनकी गलती नहीं होती है लेकिन फिर भी उनको क्या किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। These people are economically weak, rarely have land holdings or property, and they survive on the mercy of affluent villagers who use them as slaves for the negligible payments, either in terms of money or food. ये जो लोग होते हैं ये बुरी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, ना इनके पास कोई ज़मीन होती है, ना इनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, और ये
जो गांव के जो प्रभावित वाले जो लोग होते हैं, प्रभाव वाले जो मतलब जो अच्छे जो ताकतवर स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, तो उनकी दया पर, मर्सी यानी उनकी दया पर ये जिंदा रहते हैं, जो उनको नौकरों की तरह काम करवाते हैं और इतना कम पेमेंट देते हैं कि जो उनके खाने के लिए भी बिल्कुल सही नहीं बैठ पाता, उनके खाने की पूर्ति भी नहीं हो पाती उनसे। देर आर many groups of people in a country who have not received the same share of development, education, growth and employment opportunities as have other citizens in the mainstream society। हमारा जो मेन समाज है उसके जो सभी नागरिक हैं, उनमें से कुछ लोगों के ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप ऐसे होते हैं हमारे कंट्री में जिनको ना तो सही तरीके से सेम सभी तरीके से उनका विकास हो पाता है जैसे दूसरों का होता है, ना उनको शिक्षा मिल पाती है, ना उनको ग्रोथ होती है और ना ही उनको रोजगार के अवसर मिल पाते हैं। दिस हैज़ लेड देम टू बी लेफ्ट बिहाइंड एंड बिकम मार्जिनलाइज। और इसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाता, उनको सही शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, ना रोजगार के अवसर मिल पाते हैं, इसलिए वो पीछे छूट जाते हैं, वो मार्जिनलाइज बन जाते हैं, यानी कि प्रभावहीन हो जाते हैं। सम टाइम पीपल ऑल्सो गेट मार्जिनलाइज बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। कभी कभी लोगों को प्रभावहीन इसलिए भी कर दिया जाता है क्योंकि वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स, दूसरे अलग अलग रीति रिवाज निभाते हैं, और बिलोंग टू रिलीजियस ग्रुप, और किसी अलग धार्मिक समूह के होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी। मेजोरिटी यानी ज़्यादा जिस धर्म के होते हैं उसके अलावा दूसरे धर्म के लोग हों, दूसरे कस्टम्स निभाते हों या अलग लैंग्वेज बोलते हों, तो उनके साथ भी मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। At the individual level, marginalization results in a person's exclusion from meaningful participation in society। और फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन का रिजल्ट ये आता है कि एक इंसान जो है वो बिल्कुल सोसाइटी में उसका मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन से हट जाता है। इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स कंबाइन टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज। कुछ आर्थिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है या राजनीतिक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सोसाइटी में उसको मार्जिनलाइज फील करवाया जाता है। अ मार्जिनलाइज पर्सन इज बाउंड टू एक्सपीरियंस वर्थलेसनेस, मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश एंड रिजेंटमेंट व्हेन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी फेल्स टू एक्सेप्ट हिम हर इन इट्स फोल्ड। एक जो मार्जिनलाइज पर्सन होता है वो बाउंड होता है, ना तो उसके पास पैसा होता है, ना वो शारीरिक रूप से वो अच्छा होता है, ना वो मानसिक रूप से अच्छा होता है ना, और जो मेन जो समाज होता है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इन दिस लेसन वी शैल स्पेसिफिकली स्टडी टू कैटेगरीज ऑफ पीपल हु हैव बीन सोशली मार्जिनलाइज इन इंडिया, द आदिवासीज एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। इस चैप्टर में स्पेशली हम दो कैटेगरीज लोगों के, ऐसे दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे जिनका मार्जिनलाइजेशन हमारे इंडिया में हुआ है। पहले तो है आदिवासीज और दूसरे हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी यानी जो कम सब ग्रुप में हों। पहले हम पढ़ेंगे आदिवासीज। द वर्ड आदिवासी मीन्स इंडिजिनियस पीपल और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि आदिवासी का मतलब होता है स्वदेशी लोग या जो ओरिजिनल जहाँ पर हुए हैं। दीज पीपल डिड नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज दे लिव्ड इन डिफिकल्ट टेरेन इन जंगल्स एंड हिली ट्रैक्स। ये जो लोग होते हैं इनको समान अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर नहीं मिलते हैं शिक्षा के, विकास के और ग्रोथ के, है ना, समृद्धि के, क्योंकि वो जो हिली एरिया है या जंगल है वहाँ पर रहते हैं। दे देयरफॉर कंटिन्यूड विद देयर प्रिमिटिव कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीव्स। और इसलिए वो उनकी जो प्राचीन जो रीति रिवाज होते हैं, उनकी जो परंपराएं होती हैं और उनके जो धार्मिक धर्म की जो बिलीफ होते हैं उन्हीं में वो कंटिन्यू करते हैं, उन्हीं में विश्वास करते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस द आदिवासी सफर्ड नेग्लेक्ट एंड गॉट मार्जिनलाइज ओवर द सेंचुरीज एंड रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और उसका नतीजा ये होता है कि आदिवासी जो है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है और फिर वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं। कई सालों से वो मार्जिनलाइज ही चल रहे हैं, प्रभावहीन ही चल रहे हैं और वो इकोनॉमिकली भी पीछे रह जाते हैं। द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस कैरिड आउट अ स्टडी ऑफ दीज कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स who got marginalized and notified them as scheduled tribes। गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता के बाद में इनका एक सर्वे किया इन कम्युनिटीज़ के बारे में और देखा कि ये जो मार्जिनलाइज है इनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से नाम दिया। दिस वॉज डन एज अ स्टेप टू इनिशिएट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स दैट वुड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड देम ड्यू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये इस दिशा में एक कदम था कि जो शुरुआत में जो प्रोग्राम और स्कीम चलाई गई जिससे इनका जो रहने का तरीका है
और उनके जो विकास के अवसर है वो बढ़ाए जा सके, उन्हें दिए जा सके, इसलिए ये कार्य किया गया। इट इज़ ऑल्सो द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव देम ईजी एक्सेस ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड मेक देम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। ये इसलिए भी था क्योंकि गवर्नमेंट उनको जो शिक्षा के समान अवसर और आसानी से अवसर देना चाहती थी, आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल जाए और वो इकोनॉमिकली भी पावरफुल हो जाए, इसलिए ये किया गया था। आदिवासीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कास्ट हिरेकी, कास्ट हिरेकी में इंक्लूड नहीं होते हैं। दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट सोशल, उनका अपना समाज है, अपनी परंपराएं हैं और अपना कल्चर है, उनकी संस्कृति है एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिस है, वो अपने तरीके से अपने वर्क करते हैं। दे यूजुअली inhabit forest and hills depending on their surrounding natural environment for survival। वो अपनी आजीविका के लिए उनके आसपास के जंगल पहाड़ों में जो भी चीज़ें होती हैं नेचुरल, उसी पर वो जिंदा रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली even when not considered unclean by society they continue to face prejudice as lesser humans and are distanced socially। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कि दुर्भाग्य से उन्हें जो अनक्लीन, समाज के द्वारा अनक्लीन कहा जाता है, अस्वच्छ कहा जाता है, तो इसलिए उन्हें जो इंसान होते हैं, इंसानों के साथ में, समाज के साथ में भी उनके साथ दूरी बनाकर, समाज वाले उनके साथ दूरी बनाकर रखते हैं। Over 94 million Adivasis live in about 500 different tribes in our country and constitute about 8.1% of the Indian population 2001 census। कि 2001 की जो सेंसस यानी जनगणना हुई थी उसमें लगभग 94 मिलियन आदिवासी अलग अलग 500 अलग अलग जनजातियों के हमारे कंट्री में रहते हैं और हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 8.1% आदिवासी है। मोस्ट ऑफ द आदिवासीज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ज़्यादातर जो है वो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। दे हैव द लोएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी, जो शिक्षा का जो स्तर है वो भी उनमें बहुत कम है। आदिवासी लिव ऑल अक्रॉस द कंट्री बट देयर लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इज फाउंड इन मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। आदिवासी वैसे तो पूरे ही कंट्री में रहते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश का नॉर्थ वाला हिस्सा और जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वहाँ पर रहते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये धार्मिक जो होते हैं प्रैक्टिसेस, वो कि कौन कौन से काम वो धार्मिक करते हैं। द आदिवासीज हैव देयर ओन यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। आदिवासियों के अपने खुद के धार्मिक धर्म की परंपराएं हैं जो हिंदू, इस्लाम, हिंदुओं से, मुस्लिमों से और ईसाइयों से बिल्कुल अलग है। एज दे लिव इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर दे वर्शिप द फोर्सेज ऑफ नेचर विच दे फील कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन्स। क्योंकि वो प्रकृति के अंदर ही रहते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं, तो वो उन्हीं को की पूजा करते हैं, उन्हीं फोर्सेस की पूजा करते हैं जिनको वो फील करते हैं कि जिनको ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और जो नेचर से ही होता है। दस दे बिलीव इन एंड वर्शिप द स्पिरिट ऑफ रेन, तो इसीलिए वो जो पूजा करते हैं रेन, फायर, फॉरेस्ट, रिवर एंड देयर एंसेस्टर, और अपने पूर्वजों की। दे हैव देयर ओन विलेज डाइटीज विच दे वर्शिप एट होम, उनके अपने गांव के देवता होते हैं, खुद के कुल देवता होते हैं जिनकी वो अपने घर पूजा करते हैं। वाइल द फोर्सेज ऑफ नेचर आर वर्शिप एट सेक्रेड स्पॉट, जबकि जो प्रकृति के जो फोर्सेज होते हैं, प्रकृति से के जो देवता होते हैं उनकी वो पूजा करते हैं, वो उनके लिए पवित्र जगह होती है विद इन द विलेज, गाँव के अंदर। With increasing interaction between the Adivasis and mainstream society, the Adivasi have observed some religious practices from modern religions of Buddhism, Shakti, Christianity, etc. कि जो जैसे जैसे आदिवासियों का समाज के कुछ मेन समाज के साथ इंटरेक्शन थोड़ा बढ़ा, तो उन्होंने जो आज का जो धर्म है उसकी जो कुछ कार्य है, उसकी जो कुछ परंपराएं हैं, उनको उन्होंने जैसे बुद्धिज्म है, शक्ति है, क्रिश्चियनिटी है, इन सबको अपना लिया। कन्वर्सली मॉडर्न सोसाइटीज लिविंग क्लोज टू आदिवासी बेल्ट्स हैव ऑल्सो इम्ब्यूड सम रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन फ्रॉम द आदिवासी कल्चर। इवन जो मॉडर्न जो समाज है हमारा, जो कि आदिवासी बेल्ट के पास में रहता है, उन्होंने भी उनके कुछ परंपराएं, उनके कुछ जो रीति रिवाज है आदिवासी कल्चर के, वो अपनाए लिए थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल द बंगाली एंड असमीज कल्चर हैज़ मैनी एडरेंट्स ऑफ शक्ति एंड तांत्रिक प्रोसीजर्स।
जैसे कि जो बंगाली जो कल्चर है, जो आसामीज कल्चर है, उनमें शक्ति के साथ साथ तांत्रिक प्रोसीजर भी वो लोग मानते हैं। Many Adivasis, especially in the northeast, have embraced Christianity as their religion, and this has emerged as a major trend in आदिवासी डोमिनेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। और नॉर्थ ईस्ट के जो बहुत सारे जो जगह हैं वहाँ पर आदिवासियों ने अपना धर्म जो है वो क्रिश्चियन बना लिया, और वो एक मेजर ट्रेंड उभर कर आ गया। आदिवासी डोमिनेटेड जो कंट्री में जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपका आता है लैंग्वेज, यानी कि भाषा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। द आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, इनकी अपनी खुद की लैंग्वेजेस होती है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल मेन स्ट्रीम, सभी दूसरे समाजों से अलग। सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस आर ओल्डर देन संस्कृत, इनमें तो कुछ इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से भी पुरानी है। दीज लैंग्वेजेस हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस। ये जो भाषाएं हैं वो इंडिया की जो मेन जो लैंग्वेजेस हैं उनका उसमें भी फॉर्मेशन करने में भी उनका कुछ योगदान रहा है। द कॉमनलिटी ऑफ वर्ड इज़ फाउंड मोर इन बंगाली एंड सम अदर रिकॉग्नाइज्ड टर्म्स, और जैसे बंगाली है और कुछ ऐसी जो और भाषाएं हैं उनमें आपको कॉमनलिटी देखने को मिल जाएगी शब्दों की। संथाली इज़ द मेजर आदिवासी लैंग्वेज स्पोकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल, ज़्यादातर जो ट्राइबल लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो संथाली है। अब आता है इनकी ड्रेसेस कैसी होती, कैसे ये कपड़े पहनते हैं और क्या इनका कल्चर है। सिंस द आदिवासी हैव ऑलवेज लिव्ड क्लोज टू नेचर एंड अवे फ्रॉम अर्बन सेंटर्स, जो सिटी वाले जो एरिया होते हैं वहाँ से ये दूर रहते हैं और ये प्रकृति के बिल्कुल पास में रहते हैं। दे नेवर हैड एक्सेस टू मॉडर्न फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, ना तो वो आज की फैब्रिक और गारमेंट्स पहनते हैं। ट्रेडिशनली दे क्लोथ देमसेल्फ इन स्किन्स, feathers, leaves, flowers, etc. पारंपरिक रूप से वो जो कपड़े पहनते हैं वो चमड़ी के, फेदर, पंखों के, पत्तियों के, फूलों के, इस टाइप से होते रहे। दे ऑल्सो ओकेजनली वियर कलरफुल हेड गियर, अच्छा जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता तो वो कलरफुल जो हेड गियर सिर पे पहनते थे। स्टोन एंड मेटल की ज्वेलरी भी पहनते थे। एंटरटेनमेंट फॉर आदिवासी वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ग्रुप डांसेस, आदिवासियों के लिए जो एंटरटेनमेंट होता था वो सिंपल म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो ग्रुप डांसेस होते हैं वही वो भी रेस्ट्रिक्ट था उनके लिए। देयर डांसेस यूजुअली हैव द थीम्स ऑफ सेलिब्रेटिंग सीजन, उनके जो डांसेस होते थे वो सीज़न को सेलिब्रेट करने के लिए, हंटिंग को और क्रॉपिंग को, इन सबको सेलिब्रेट करने के लिए वो डांस करते थे। एंड हैंस इंक्लूडेड सच क्रॉप, और ऐसे कुछ क्रॉप भी उनमें इंक्लूड होते हैं जैसे कि स्टिक से, सिकल से, एरोज है, स्पीयर से, इन सबको यूज़ करते हुए वो डांस करते थे। पेंटिंग ऑफ फेसेस एंड बॉडी पियर्सिंग ज्वेलरी इज़ कॉमनली, कि फेस पर पेंटिंग करना और बॉडी पियर्सिंग जो ज्वेलरी होती है कॉमनली उनमें देखने को मिल जाती थी। In modern societies, whenever we wish to showcase our heritage, these types are shown in such attire. आज मॉडर्न सोसाइटी में जब हम ये इच्छा करते हैं कि हम अपनी संस्कृति को दिखाएं, अच्छा करें, वो चाहते हैं कि वो उनकी परंपराएं जो हैं उन्हें वो दिखाएं। दिस गिव्स एन इम्प्रेशन टू द व्यूअर्स दैट आदिवासीज कंटिन्यू विद अ प्रिमिटिव लाइफस्टाइल एंड हैव एन एलियन कल्चर। तो इससे ये एक प्रभाव पड़ता है एक लोगों को, देखने वालों को, कि आदिवासी जो है आज भी अपनी जो पुरानी लाइफस्टाइल है उसी को वो फॉलो करते हैं। द कॉमन मैन हैंस लुक्स डाउन अपॉन ट्राइबल्स एज बैकवर्ड एंड अनसिविलाइज, जो एक कोई भी साधारण आदमी होगा तो वो जो ट्राइबल है इनको ऐसा पिछड़ा हुआ और ऐसा समझेगा कि इनको तो कुछ आता भी नहीं है। विच इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ, जो कि सच से बहुत ही दूर है। वॉट इज़ रियली नीडेड इज़ टू इंश्योर दैट आदिवासी गेट ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ एंड दे डेवलप इन टेंडम विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जबकि जो देखा जाए सच तो ये है कि आज जो आदिवासी है उनको जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है उसकी आवश्यकता है और वो बाकी कंट्री की तरह उन्हें भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ऑल द वाइल हैविंग द फ्रीडम टू प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज, जबकि उनकी जो फ्रीडम, जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी वो प्रिजर्व करके रखे और मॉडर्न भी हो, ऐसी उनको भी ज़रूरत है। जबकि वो ऐसा नहीं चाहते कि वो भी बिल्कुल पिछड़े हुए ही रहें, और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जैसे कि उनके डेवलपमेंट के लिए आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। द ओरिजिनल सेटलर्स इन द इंटीरियर रीजन हैव बीन द आदिवासी, कि आदिवासियों का जो ओरिजिनल जो सेटलर्स है वो इंटीरियर है। दे हैव लिव्ड देयर फॉर एजेस एंड द रूलर्स इन अर्लियर टाइम्स ड्यूरिंग देयर हंटिंग एंड अदर एक्सपेडिशन यूज्ड टू लुक अप
these people and ask their welfare and give them help in form of money or other articles। कि जो ओरिजिनल सेटलर्स थे इंफीरियर रीजन में, है ना, आदिवासी में, वो वहाँ रहते थे कई सालों से, राजा वहाँ पर राज करते थे, वो वहाँ पर शिकार करते थे राजा, है ना, और वो क्या करते थे, फिर देखते थे इन लोगों को, तो फिर उनकी भलाई के बारे में भी वो देखते थे कि उनकी भलाई किस तरीके से हो सकती है, वो उनकी हेल्प भी करते थे, चाहे मनी देकर या कुछ चीज़ें देकर, जैसे भी हो सकता था। Often these kings ask their assistance in finding life-saving herbs and the other such natural produces। जबकि जो राजा होते थे वो अपने जो उनको हेल्प के लिए भी कहते थे कि लाइफ सेविंग जो जड़ी बूटियाँ होती है वो और नेचुरल के कोई प्रोड्यूसेस हैं तो वो आप हमको लाकर दो। इन अर्लियर टाइम दीज ट्राइब्स पीपल मोस्टली लिव्ड एज नोमैड एंड हंटर गैदरर विथ नो परमानेंट सेटलमेंट। पहले के टाइम में ये जो ट्राइब के लोग थे मोस्टली ये नोमैड्स यानी घुमंतु के रूप में रहते थे और ये शिकार करते थे, गैदरर्स होते मतलब इकट्ठा करते थे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, परमानेंट ये एक जगह पर नहीं रहते थे। ग्रेजुअली दे सेटल डाउन इन रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर ये सेटल डाउन होने लगे ऐसे एरिया में जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छी मात्रा में होते। In the colonial era, the British started exploiting the natural resources of the country, and this brought them to Adivasi areas where they removed their settlement and cut down forests to take away timber and other resources। जब कॉलोनियल एरिया यानी जब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज वाले कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट यानी कि उनका शोषण करना शुरू किया, और इसकी वजह से वो आदिवासी एरिया में आए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इन आदिवासियों को उनके सेटलमेंट से हटा दिया और जो जंगल थे उनको उन्होंने लकड़ी के लिए और दूसरे रिसोर्सेज के लिए काट दिया। दे ऑल्सो फोर्स द ट्राइब्समैन एंड वुमेन टू वर्क एज स्लेव एंड लेबरर्स ऑन प्लांटेशन एंड इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। उन्होंने जो आदिवासी जो आदमी होते थे, आदिवासी औरतें होती थी, उन्हें नौकरों के रूप में काम करने को भी विवश कर दिया और उनको प्लांटेशन के लेबरर बना दिए, और जो कंस्ट्रक्शन की जो निर्माण की जो गतिविधियाँ थी उसमें उन्होंने उनको नौकर बनाकर रख दिया। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द गवर्नमेंट deliberated over various aspects of development which included extraction of minerals and coal by mining and processing these by various industrial processes। फिर क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट के बाद जब भारत में जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे पहलू देखे कि किस तरीके से उनका जैसे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करके माइनिंग के द्वारा और जो दूसरे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उसके अलावा उसके डेवलपमेंट हो सकता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एडवर्सली अफेक्टेड द हैबिटेशन एंड लाइफ ऑफ आदिवासीज। फिर इन सभी जो कार्य थे इन्होंने भी आदिवासियों की लाइफ को अफेक्ट किया। वी शैल नाउ see how various development activities have affected the Adivasi communities in our country। अब हम देखें कि कैसे इन्होंने अलग अलग जो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ थी उन्होंने आदिवासी कम्युनिटी को प्रभावित किया, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकीकरण हुआ था। It is a rather unfortunate coincidence that states that are rich in natural resources like Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh have a larger concentration of आदिवासी population। कि ये एक दुर्भाग्य की बात ही थी कि वो स्टेट्स जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ थे, वहाँ पर आदिवासी लोग भी बहुत सारे रहते थे। Various government and private enterprises need to acquire land in these mineral rich areas for extracting minerals and to set up इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अच्छा, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो प्राइवेट जो लोग थे वो यहाँ पर ज़मीन लेना चाहते थे ताकि ये जो मिनरल रिच एरिया है वहाँ पर वो खुदाई कर सके और मिनरल निकाल सके, है ना, और वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा सके। दिस पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द आदिवासीज हु आर ल्यूर्ड बाय प्रोमिसेस ऑफ hefty compensations एंड अट्रैक्टिव जॉब्स। फिर इसकी वजह से जो आदिवासी जो थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया था और उनको मुआवजा देने का वादा किया गया था और उनको ये भी कहा गया था कि आपको यहाँ पर जॉब भी मिलेगी। ऑफन द लैंड इज टेकन अवे फोर्सिबली, और उनकी जो ज़मीन थी वो जोर ज़बरदस्ती से भी ली गई। अनलॉफुल मीन्स विद द हेल्प ऑफ लोकल लीडर, जो लोकल लीडर थे उनकी द्वारा भी वहाँ उनकी ज़मीन हथिया ली गई। मोर ऑफन देन नॉट सच प्रोमिसेस आर नेवर केप्ट, और जो वादे किए गए थे वो भी नहीं निभाए गए। एंड नाइदर कंपनसेशन नॉट रीसेटलमेंट इज अरेंज फॉर दीज डिस्प्लेस्ड ट्राइबल, और इन आदिवासियों के लिए ना तो कोई उनको मुआवजा, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा,
ना उनको कोई मुआवजा दिया गया और ना ही उनके लिए फिर से कहीं सेटलमेंट की व्यवस्था की गई, और जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी निभाए नहीं गए। यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 ओवर होता है। उसके बाद पार्ट 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।